नमस्कार दोस्तों और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी रही शख्सियत, जिनका बहुत ही बड़ा रुतबा था और बहुत ही नाम था अपने समय में। खेल जगत में बहुत बड़े कुश्तीबाज, रेसलर, गामा, गुलाम मोहम्मद बख्श बट, जिनका जन्म 22 मई 1878, इंतकाल 23 मई 1960 को हुआ, जिन्हें आमतौर पर रुस्तम हिंद, भारत के रुस्तम के लिए हिंद उर्दू के रूप में जाना जाता है, और इनके नाम द ग्रेट गामा से। एक भारतीय पहलवान थे, पहलवान और बलवान। 20वीं सदी की शुरुआत में वह दुनिया के सभी पहलवान को हराकर कभी न हारने वाले कुश्ती चैंपियन बन चुके थे। 1878 में भारत के पंजाब प्रांत के गांव जब्बोवाल, अमृतसर में जन्मे और 15 अक्टूबर 1910 को विश्व हैवीवेट चैंपियन के संस्करण से सम्मानित किया गया। 52 वर्षों से अधिक के करियर में कभी न हारने वाले, उन्हें सभी समय के महानतम पहलवानों में एक माना जाता है। भारत के विभाजन के दौरान महान गामा ने कई हिंदुओं की जान बचाई और फिर अपने शेष दिन 23 मई 1960 को लाहौर में अपनी मृत्यु तक बिताई, जो पाकिस्तान के नवनिर्मित इस्लामिक गणराज्य का एक हिस्सा बन गया। गुलाम मोहम्मद बख्श का जन्म अमृतसर में पंजाब के क्षेत्र पहलवानों के एक मुस्लिम भट्ट परिवार में हुआ था। वह एक कुश्ती पहलवानों के परिवार से आए थे, जहां से विश्व स्तर के पहलवानों को पैदा करने के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों द्वारा बख्श परिवार को मूल रूप से कश्मीरी ब्राह्मण भुट्टा माना जाता है, जिन्होंने कश्मीर में मुस्लिम शासन के दौरान इस्लाम धर्म अपना लिया था। गामा की 2 पत्नियां थीं, एक पंजाब में और दूसरी बड़ौदा, गुजरात में। अपने पिता मोहम्मद अजीज़ बख्श की मृत्यु के बाद जब वह 6 वर्ष के थे, गामा को उनके नाना नन पहलवान की देखरेख में रखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद गामा की देखभाल उनके चाचा इदा, एक अन्य पहलवान, ने की थी, जिन्होंने भी गामा को कुश्ती का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्हें पहली बार 10 साल की उम्र में देखा गया था, 1888 में, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक मजबूत प्रतियोगिता में प्रवेश किया, जिसमें स्क्वाट जैसे कई कठिन अभ्यास शामिल थे। प्रतियोगिता में 400 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया था और गामा अंतिम 15 में थे, और जोधपुर के महाराजा द्वारा उनकी कम उम्र के कारण उन्हें विजेता नामित किया गया था। गामा को बाद में दतिया के महाराज द्वारा प्रशिक्षण में ले लिया गया था। गामा के दैनिक प्रशिक्षण में उनके 40 साथी पहलवानों के साथ अखाड़े में जूझना शामिल था। उन्होंने एक दिन में कम से कम 5000 बैठक, जिसे स्क्वैट्स कहते हैं, औसत गति 100 से 200 स्क्वैट्स प्रति मिनट, और 3000 दंड यानी पुशअप्स, औसत गति 50 से 100 पुशअप किया करते थे, और यहाँ तक कि कभी कभी 30 से 45 मिनट के भीतर एक डोनट के आकार का कुश्ती का उपकरण पहनकर, जिसे 1 क्विंटल यानी 100 किलो की हंसली कहा जाता है। गामा के दैनिक आहार में शामिल था 2 देसी मटन, 2 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, 1.5 पाउंड पिसा हुआ बादाम पेस्ट, आधा लीटर घी, 6 पाउंड मक्खन, 3 बाल्टी मौसमी फल जो मौसम के अनुसार आते हैं और फलों के रस के साथ, और उसके पाचन तंत्र और पेशीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अन्य सामग्रियां भी दी जाती थी। गामा को प्रसिद्धि 1895 में 17 साल की उम्र में मिली, जब उन्होंने तत्कालीन भारतीय कुश्ती चैंपियन मध्यम आयु वर्ग के रहीम बख्श सुल्तानी वाला गुजरावाला के एक अन्य जातीय कश्मीरी पहलवान, जो अब पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, उसको चुनौती दी। लगभग 7 फीट लंबे हाइट वाला एक बहुत ही प्रभावशाली जीत हार के रिकॉर्ड के साथ रहीम से उम्मीद की जा रही थी कि वह आसानी से 5 फुट 7 इंच के गामा को हरा देगा। रहीम की एकमात्र कमी उसकी उम्र थी, क्योंकि वह गामा से बहुत बड़ा था और अपने करियर के अंत के करीब था।
यह मुकाबला घंटों तक चलता रहा और अंत में बराबरी पर समाप्त हुआ। रहीम के साथ मुकाबला गामा के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद उन्हें रुस्तमे हिंद या भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप के खिताब के अगले दावेदार के रूप में देखा गया। पहले मुकाबले में गामा रक्षात्मक रहे, लेकिन दूसरे मुकाबले में गामा आक्रामक हो गए। उसके नाक और कान से गंभीर रक्तस्राव के बावजूद वह रहीम बख्श को काफ़ी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। 1910 तक गामा ने चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला रुस्तमे हिंद या भारत के लीनियर चैंपियन को छोड़कर सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को हरा दिया था। इसी समय उन्होंने अपना ध्यान बाकी दुनिया पर केंद्रित किया। अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ गामा पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ, लेकिन उनकी कम ऊंचाई के कारण उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिल पाया। लंदन में गामा ने एक चुनौती जारी की कि वह किसी भी भार वर्ग के किसी भी 3 पहलवानों को 30 मिनट में फेंक सकता है। हालांकि इस घोषणा को पहलवानों और उनके कुश्ती प्रमोटर्स ने आर.बी. बेंजामिन द्वारा एक मजाक के रूप में देखा गया था। काफ़ी देर तक कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। बर्फ़ तोड़ने के लिए गामा ने विशिष्ट भारी वजन वाले पहलवानों को एक और चुनौती पेश की। उसने स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को और फ्रैंक गॉज को चुनौती दी। या तो उन्हें हरा देगा या उन्हें पुरस्कार की राशि का भुगतान करेगा और वापस अपने घर चला जाएगा। अपनी चुनौती लेने वाले पहले पेशेवर पहलवान अमेरिकी बेंजामिन रोलर थे। बाउट में गामा ने पहली बार 1 मिनट 40 सेकंड में रोलर को पिन किया और दूसरे को 9 मिनट 10 सेकंड में। दूसरे दिन उन्होंने 12 पहलवान को हराया। इसी तरह आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया। उन्हें विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को के खिलाफ खड़ा किया गया था और बाउट की तारीख 10 सितंबर 1910 निर्धारित की गई थी। ज़बिस्को को तब दुनिया के प्रमुख पहलवानों में माना जाता था और फिर वह भारत के आशंकित ग्रेट गामा की विशाल चुनौती का सामना करेंगे। एक अपराजित चैंपियन जो फ्रैंक गॉज को एक मैच में लुभाने के अपने प्रयासों में असफल रहा था और इसलिए 10 दिसंबर 1910 को लंदन में जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ज़बिस्को का सामना ग्रेट गामा से हुआ। मैच पुरस्कार राशि में 250 यूरो और जॉन का बुल बेल्ट था। 1 मिनट के भीतर ज़बिस्को को नीचे फेंक दिया गया और मैच के शेष 2 घंटे 35 मिनट तक वह उसी स्थिति में पड़ा रहा जिस स्थिति में गामा ने उसको नीचे गिरा था। कुछ ही क्षण बचे थे जब ज़बिस्को उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह फिर से गिर गया और वापस उसी पोजीशन में पड़ चला गया जिसमें पहले गिरा था। ग्रेट गामा की सबसे बड़ी ताकत को ख़त्म करने के लिए चटाई को गले से लपेटकर रक्षात्मक रणनीति तैयार करना। ज़बिस्को ने लगभग 3 घंटे के मल्लयुद्ध के बाद भारतीय दिग्गज को बराबरी पर लाकर खड़ा किया। हालांकि ज़बिस्को की दृढ़ता की कमी में उपस्थिति में कई प्रशंसकों को नाराज़ कर दिया। फिर भी ज़बिस्को कभी हार के बिना ग्रेट गामा से मिले। दोनों पुरुषों को 17 सितंबर 1910 को फिर से एक दूसरे का सामना करना पड़ा, पर उस तारीख को ज़बिस्को खुद आने में विफल रहे। वो मैच में आए ही नहीं और गामा को डिफ़ॉल्ट रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। उन्हें पुरस्कार और जॉन बुल बेल्ट से सम्मानित किया गया। गामा को रुस्तमे ज़माना या विश्व चैंपियन कहा जाने वाला यह बेल्ट प्राप्त करना लेकिन दुनिया का लीनियर चैंपियन नहीं था, क्योंकि उसने रिंग में ज़बिस्को को नहीं हराया था। इस दौर के दौरान गामा ने दुनिया के कुछ सबसे सम्मानित पहलवानों, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर बेंजामिन रोलर, स्विट्ज़रलैंड के मॉरिस डेरियाज, स्विट्ज़रलैंड के जोहान लेम यूरोपियन चैंपियन और स्वीडन के जे.सी. पीटरसन विश्व चैंपियन को हराया। रोलर के खिलाफ मैच में गामा ने 15 मिनट के मैच में 13 बार डॉग फेंका। गामा ने अब बाकी लोगों के लिए एक चुनौती जारी की जिन्होंने विश्व चैंपियन के खिताब का दावा किया, जिसमें जापानी जूडो चैंपियन तारो मियागी, रूस के जॉर्ज हैंकेस्चेमिड और संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंक गॉज शामिल थे।
प्रत्येक ने उनका सामना करने के लिए रिंग में प्रवेश करने के उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। एक बिंदु पर किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना करने के लिए गामा ने एक के बाद एक 20 अंग्रेज़ी पहलवानों से लड़ने की पेशकश की। उन्होंने घोषणा की कि वह उन सभी को हरा देगा या पुरस्कार राशि का भुगतान करेगा, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी चुनौती को स्वीकार करने नहीं आया। इंग्लैंड से लौटने के कुछ समय बाद गामा ने इलाहाबाद में रहीम बख्श सुल्तानी वाला का सामना किया। इस बाउट ने अंततः गामा के पक्ष में उस समय की भारतीय कुश्ती के दो स्तंभों के बीच लंबे संघर्ष को समाप्त कर दिया और उन्होंने रुस्तमे हिंद या भारत के रैंकिंग चैंपियन का खिताब जीत लिया। बाद में अपने जीवन में जब उनसे पूछा गया कि उनका सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन था, तो गामा ने जवाब दिया, रहीम बख्श सुल्तानी वाला। रहीम बख्श सुल्तानी वाला को हराने के बाद गामा ने पंडित बिट्टू का सामना किया, जो उस समय 1916 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में से एक थे, और उन्हें हरा दिया। 1922 में भारत की यात्रा के दौरान वेल्स के राजकुमार ने गामा को एक चांदी की गदा भेंट की। 1927 तक गामा का कोई विरोधी नहीं था। जब वह घोषणा की गई कि गामा और जबिस्को फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे, वे जनवरी 1928 में पटियाला में मिले। बाउट में प्रवेश करते ही जबिस्को ने शरीर और मांसपेशियों का एक मजबूत निर्माण दिखाया और गामा उनके मुकाबले सामान्य से बहुत पतले लग रहे थे। हालांकि वह आसानी से पूर्व को मात देने में सफल रहे। 1 मिनट के भीतर बाउट जीत लिए और लॉनियल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का भारतीय संस्करण जीत लिया। बाउट के बाद जबिस्को ने उसे बाघ कहते हुए उसकी प्रशंसा की। ही इज़ द टाइगर। 48 साल की उम्र में अब वे भारत के महान पहलवानों के रूप में जाने जाते थे। फरवरी 1929 में जबिस्को को हराने के बाद गामा ने जेसी पीटरसन को हराया। मुकाबला केवल 1.5 मिनट तक चला। यह आखिरी मुकाबला था जो गामा ने अपने करियर के दौरान लड़ा था। 1940 के दशक में उन्हें हैदराबाद के निज़ाम ने आमंत्रित किया और गामा ने उनके सभी फाइटर्स को हरा दिया। निज़ाम ने फिर उन्हें पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव का सामना करने के लिए भेजा, जो अपने जीवन में कभी नहीं हार पाए थे। लड़ाई बहुत लंबी थी। गामा हीरामन को हराने में असमर्थ रहे और अंत में कोई भी पहलवान नहीं जीता। हीरामन गामा का सामना करने के लिए सबसे कठिन पहलवानों में से एक थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान चले गए। विभाजन के समय भड़के हिंदू मुसलमान दंगों के दौरान मुस्लिम गामा ने लाहौर में सैकड़ों हिंदुओं को भीड़ से बचाया। हालांकि गामा 1952 तक सेवानिवृत्त नहीं हुए, लेकिन उन्हें कोई अन्य विरोधी नहीं मिला। कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि उन्होंने 1955 तक कुश्ती लड़ी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक पाकिस्तानी कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया। गामा ने अपने समय में 200 से अधिक विरोधियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। उनके अंतिम दिन कठिन थे। उनके 5 बेटे और 4 बेटियां थीं और सभी बेटे जवान ही मर गए। जब उनके सबसे छोटे बेटे जलालुद्दीन की 1945 में महज 13 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, तो गामा का दिल टूट गया और कुछ दिनों के लिए बोलने की शक्ति खो दी। वह विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और कराची में एक बस सेवा सहित कई प्रकार के बिजनेस किए, जिनमें वो असफल रहे। आज भी उनका एक बिजनेस ट्रांसपोर्ट के नाम पे जाना जाता है, जिसे गामा ट्रांसपोर्ट सर्विस कहा जाता है। गामा को सरकार द्वारा भूमि और मासिक पेंशन दी गई। उनके मृत्यु तक उनके चिकित्सकों का खर्चा भी उठाया गया। बीमारी की अवधि के 23 मई 1960 को लाहौर पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। कुलसुम नवाज़ पाकिस्तान की पहली महिला और नवाज शरीफ की पत्नी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, द ग्रेट गामा की पोती थी। ब्रूस ली गामा के प्रशिक्षण दिनचर्या के उत्साही अनुयायी थे। ली ने गामा के बारे में लेख पढ़ा। कुश्ती के लिए अपनी महान ताकत बनाने के लिए उन्होंने अपने अभ्यासों को कैसे नियोजित किया, और ली ने जल्दी से ही उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। ली द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रशिक्षण दिनचर्या में बिल्ली खिंचाव
और स्क्वाट, जिसे दंड बैठक के रूप में जाना जाता है, इसे डीप नी बैंड भी कहा जाता है। आज भारत के पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS संग्रहालय में एक डोनट के आकार का व्यायाम डिस्क आज भी है, जिसे हंसली कहा जाता है, जिसका वजन 100 किलोग्राम है, जिसका उपयोग वह स्क्वाट और पुशअप्स के लिए करते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नॉलेज के तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।